आज का हमारा विषय है सहसंबंध, कोरिलेशन। सबसे पहले हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। जब दो समंक मालाओं में किसी प्रकार का संबंध होता है, जैसे मान लीजिए मांग एवं कीमत, मांग के आंकड़े दिए हुए हैं और कीमत के आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनमें एक निश्चित संबंध पाया जाता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इन दोनों श्रेणियों में सहसंबंध है। अतः दो श्रेणियों के मध्य या दो श्रेणियों के समंकों के मध्य जब कोई आपसी रिलेशनशिप होती है तो उसे हम सहसंबंध के नाम से जानते हैं। ये इसकी बहुत आसान परिभाषा और पहचान है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के प्रकार यानी पहले धनात्मक सहसंबंध। यदि मान लीजिए एक श्रेणी या एक समंक माला में अंक बढ़ते हुए हैं और दूसरी समंक माला में भी उसके साथ साथ अंक बढ़ते जाते हैं, या एक समंक माला के अंक घटते हुए हैं तो दूसरी समंक माला के अंक भी घटते हुए होते हैं, तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी उन दोनों गुणों में इस तरीके का संबंध है कि यदि एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होगी, एक में कमी होती है तो दूसरे में भी कमी हो जाएगी। जैसे हम कीमत और पूर्ति के मध्य सामान्यतया धनात्मक संबंध देखते हैं। अगर कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। अर्थात दोनों गुणों में जब एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, जो इसका ऑपोजिट है। जब एक गुण में वृद्धि के साथ दूसरे गुण में कमी हो तो उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे कीमत एवं मांग का संबंध। यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो इसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। एक है नेक्स्ट है रेखीय सहसंबंध। जब एक गुण में परिवर्तन होने पर दूसरी समंक माला में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होता रहे सदैव, तो उसको हम रेखीय सहसंबंध कहेंगे। क्योंकि यदि हम इसका कोई ग्राफ बनाएंगे तो एक वो सरल रेखा के रूप में बन जाएगा। नेक्स्ट है वक्रीय सहसंबंध। यानी इसमें एक समंक माला के मूल्यों में जब परिवर्तन होता है तो दूसरी समंक माला के मूल्य हमेशा समान अनुपात में नहीं बदलते, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है अनुपात में। जैसे मान लीजिए कि x में 10% की वृद्धि होने पे एक बार y 20% की कमी हो जाती है, अगली बार 30% की कमी हो जाती है, अगली बार 40% की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसको हम वक्रीय सहसंबंध के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देखिए सहसंबंध की मात्रा यानी डिग्री। तो पहला पूर्ण सहसंबंध। इसमें दोनों श्रेणियों में जब एक पूर्ण रूप से एक निश्चित सहसंबंध पाया जाता है, जैसे
सहसंबंध गुणांक का मूल्य मान लीजिए 1 प्लस या माइनस है तो उसको हम पूर्ण सहसंबंध कहेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो मांग 10% ही कम हो जाएगी, तो ये पूर्ण सहसंबंध का उदाहरण हो। दूसरा है सहसंबंध की अनुपस्थिति, यानी जब दोनों श्रेणियों के मूल्य एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रखते हैं, एक में परिवर्तन दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उसको हम सहसंबंध की अनुपस्थिति मानते हैं। इसमें सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य होगा वो 0 होगा। तीसरा है सीमित मात्रा का सहसंबंध। ठीक है, इसमें सहसंबंध 1 होता है, इसमें 0 होता है, तो इसके बीच में जो मूल्य होगा उसको हम सीमित मात्रा का सहसंबंध कहते हैं। उसके भी हम 3 प्रकार करते हैं यहाँ। एक तो उच्च सहसंबंध या उच्च श्रेणी का सहसंबंध। इसमें सहसंबंध की जो कोफिशिएंट की वैल्यू जो आएगी वो 0.75 to 1 होगी। 1 नहीं, 1 से कम, लेकिन इनके बीच में होगी। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो उसको हम उच्च श्रेणी का सहसंबंध कहेंगे। दूसरा है मध्यम श्रेणी का सहसंबंध। इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू 0.25 से 0.75 होगी। तीसरा है निम्न श्रेणी का सहसंबंध। इसमें 0 तथा 0.25 के बीच में इसकी वैल्यू होंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज़ प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है।